बहुत समय पहले बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना करके यह वचन ले लिया था कि जब कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय वही पंच करे जिनको मैं स्वयं चुनूं। बादशाह ने बीरबल की यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इसका वचन दे दिया था। बादशाह अपने वायदे के पक्के थे, अतएव बीरबल को हार्दिक प्रसन्नता हुई। अचानक एक दिन बीरबल से एक अपराध हो गया। बादशाह ने दंड देने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने जो कसूर किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बादशाह को उनके दिए गए वचन का स्मरण करवाया। बादशाह की अनुमति लेकर बीरबल ने 5 शूद्रों को पंच चुना। बादशाह को आश्चर्य हुआ, ये शूद्र क्या न्याय करेंगे। खैर, उन 5 शूद्रों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का आदेश दिया। ऐसा सम्मान पाकर शूद्रों को बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों ने यह सोचा कि बीरबल ने कई बार उनको अनेक कष्टों में डाल दिया था। उसका बदला लेने का यह सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी दंड व्यवस्था की जानी चाहिए कि बीरबल को अच्छा सबक मिले ताकि भविष्य में वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस न करें। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, बीरबल का अपराध तो बहुत बड़ा है, इसलिए 150 रुपये जुर्माना करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम के जुर्माने की कल्पना करके दूसरा पंच सिहर उठा। उसने सोचा, बीरबल के बाल बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसका घरबार चौपट हो जाएगा। यह सोचकर जुर्माना घटाकर सिर्फ 100 रुपये करने का प्रस्ताव किया। तीसरे पंच को इसना जुर्माना भी ज्यादा प्रतीत हुआ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए जुर्माना घटाकर 60 रुपये ही रखने का प्रस्ताव किया। साथ ही उसने यह भी कहा कि इतना जुर्माना काफी है। फिर भी यदि पंच लोग चाहें तो 10 रुपये और बढ़ा सकते हैं। अब चौथे पंच की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा, इतना जुर्माना तो बहुत ज्यादा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कमी होनी चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का 5वें ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि बीरबल पर 50 रुपये जुर्माना करना चाहिए क्योंकि यह जुर्माना बहुत ज्यादा है। अतः बादशाह से यह प्रार्थना की गई कि इसकी वसूली में सख्ती न बरती जाए। तत्पश्चात 5 शूद्र पंच बादशाह से विदा लेकर चले गए। बादशाह समझ गए कि बहुत सोच समझकर व होशियारी से बीरबल ने शूद्रों को अपना पंच चुना था। बादशाह की नज़रों में 50 रुपये का जुर्माना कुछ नहीं था, लेकिन शूद्रों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करके कि साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद भी वे 20-25 रुपये नहीं बचा पाते और उनकी दृष्टि में 50 रुपये भी बहुत ही बड़ा जुर्माना है, बादशाह दया की भावना से भर उठे। साथ ही बीरबल की चतुराई की मन ही मन तारीफ करने लगे। बादशाह बीरबल को फैसला सुनाने ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बीरबल को दंडमुक्त कर दिया। बीरबल को यह पहले ही मालूम था कि ये गरीब जातियां इतना अधिक रुपया नहीं बचा पाती जो ज्यादा जुर्माना निर्धारित कर सकें, और हुआ भी यही। इसी कारण बीरबल ने अपने न्याय के लिए शूद्रों को ही पंच बनाया था। इसमें उनका उद्देश्य यह भी था कि इस तरीके से बादशाह को निम्न जातियों की गरीबी का भी एहसास हो जाएगा। कहानी 2। एक बार 2 पड़ोसियों के बीच आम के एक पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि एक पड़ोसी केशव ने बादशाह के यहाँ जाकर फरियाद की, पेमिला नामक मेरा पड़ोसी मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। अतएव मुझे न्याय दिया जाए। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और बारी बारी से उनका बयान लिया। केशव ने पूर्व कथनानुसार बीरबल के सम्मुख अपनी बात कह सुनाई। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर पेमिला को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? पेमिला ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब हिफाजत की और आज जब उसमें फल लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। पेमिला की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की चौकसी भी करता है?
मेरी तथा केशव दोनों की राय से एक चौकीदार उसकी देखरेख करता है, पेमिला ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को बुलाया और पेमिला को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर पेमिला घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूँ। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकता कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को वहां रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से पेमिला और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, मेरी बताई हुई बात से ज्यादा या कम कुछ मत कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासपात्र नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम पेमिला और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे हो लिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की स्त्री को ही सारी बात बताकर आ गया। पेमिला भी घर पर नहीं था, इसलिए पेमिला की स्त्री को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था, उनमें से एक पेमिला के तथा दूसरा केशव के मकान के पास ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव आया। घर आते ही उसकी स्त्री ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने? चाहे आम रहे या न रहे, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ लग गया तो आम का पेड़ हाथ लग जाएगा, नहीं लगा तो न सही, मेरा उसमें लगा ही क्या है। मैंने सिर्फ पेमिला को परेशान करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर पेमिला जब अपने घर पहुंचा तो स्त्री द्वारा आम तोड़े जाने की वही खबर उसे भी मिली। वह बिना किसी विलंब के आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां से वापस आकर भी कर सकता हूं, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब पेमिला कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उनके सम्मुख दोनों की बातों को कह सुनाया। जब दूसरे दिन वादी तथा प्रतिवादी उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है, इसलिए इस पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़ वह भी काटा जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। पेमिला इस अन्याय को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें, लेकिन इसे कटवाने का हुक्म न दें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही पेमिला का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे सजा देने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए उसने अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की याचना की, लेकिन बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के मुताबिक दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। कहानी 3। बादशाह अकबर के दरबारियों और अन्य सभासदों के बीच बीरबल हमेशा वाद विवाद का विषय बने रहे।
कुछ सभासद एवं दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते रहते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सकेंगे। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे। उन्हें मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर हमें जानने की इच्छा है, हुजूर, कहा। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ, हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। हाँ, इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो, वह उनके स्थान पर काम करे। इस 1 हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। फिर ऐसा ही किया गया था। उन लोगों में जो सबसे चतुर था, उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर खोजते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया तब बादशाह ने दरबारियों को एकत्र करके उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देख कर आओ, माजरा क्या है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ, गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहांपनाह, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिनाए? जी हाँ। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा, बादशाह ने मुस्कराकर कहा। वह चतुर व्यक्ति चकरा गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। देख कर आओ। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देख कर आने के बाद बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं, उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद। मैं एक बार फिर देख आता हूं। इस प्रकार वह चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और आकर बताया, एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वह व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए, बीरबल ने नम्र भाव से कहा। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू की, कभी गुर्राने की। देख कर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में और कोई खास बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर, 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया। उनका रंग कैसा है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। 2 मादा काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है।
अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वह बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटा लगाया, बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान सम्मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। कहानी 4। हर रोज की तरह एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होगे। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, जहांपना, मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में 1 आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 5 बार अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं कि आपकी मूंछ में कितने बाल हैं। बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं, अतः निश्चित तादाद गणना किए बिना बतलाना असंभव है। बीरबल मुस्कराए, फिर आगे बोले, अच्छा, आप जनान खाने में तो रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही नहीं मिला। तब बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां अटल हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की तादाद ठीक ठीक कैसे बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे, किंतु जब चूड़ियों का गिना जाना संभव नहीं था तो वे कैसे गिनी जाती, उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है? यह बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। कहानी 5। एक दिन बादशाह हरम में बैठे अपनी बेगम के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी एक कनीज ने आकर बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अदब के साथ कहा, आलीजहा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से कहा, यहीं भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थीं। वह बोली, जहांपना, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम अब सही सुना दो। सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बेगम ने जुमले को बदलकर कहा। बेगम की बात सुनकर बादशाह हंसे। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, साले साहब, तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की? क्या बेगम को लिवाने आए हैं? आलीजहा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक अर्ज करने आया हूं। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। जहांपना, मेरी परीक्षा ले ली जाए। अगर मैं खरा उतरूं तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। साले साहब ने सगर्व कहा। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए, हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 रुपए में बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी।
वह बेहद असमंजस में अपने घर चला गया और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। भला यह 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, मैं वजीर बन ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल भी इस कोयले के 10,000 रुपये नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर रोनी सी सूरत में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इस कोयले के 10,000 रुपये कोई नहीं दे सकता। यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उनको निहायत दुखी देख उनके दुख का कारण पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। तभी बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी मामलात से फुर्सत पाकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलान जगह इसको बेचा। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। उसे एक खूबसूरत जवाहरात की डिब्बी में रखा। तत्पश्चात उस डिब्बी को एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख लिया। उसके पश्चात उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया। यह सब करने के बाद उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। फिर कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे। वे एक सराय में जाकर ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपये है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मृत परिजन को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब हैरान थे। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपये लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपये की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दीं, जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख दिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह भी है
कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे सुरमे वाले की चालाकी समझ गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर कुछ देर बाद पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृत्तांत बता दिया, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैरमुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर झुक गया। कहानी 6। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखने के लिए एक योजना बनाया। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कर दिया। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। प्रश्न 1, आसमान में कितने तारे हैं? प्रश्न 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला हैं? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ को घर ले आए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर में हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहे तो गिन सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उस गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे यह दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सर नीचे कर लिया। तभी राजा अकबर में हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमसे चालक और बुद्धिमान कोई नहीं। कहानी से शिक्षा। सफलता प्राप्त करना का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। कहानी 7। एक दिन भरे दरबार में राजा अकबर ने अपना अंगूठी खो दिया। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने को कहा पर वह नहीं मिला। राजा अकबर ने बीरबल से दुखी मन से बताया कि वह अंगूठी उनके पिता की अमानत थी, जिससे वह बहुत ही प्यार करते थे। बीरबल ने जवाब में कहा, आप चिंता ना करें महाराज, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगा। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा और राजा अकबर से कहा, महाराज, चोरी इन्हीं दरबारियों में से ही किसी ने किया है। जिसके दाढ़ी में तिनका फंसा है उसी के पास आपका अंगूठी है। जिस दरबारी के पास महाराज का अंगूठी था वह चौंक गया और अचानक से घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत को देख लिया और उसी वक्त सैनिकों को आदेश दिया और कहा, इस आदमी की जांच किया जाए। बीरबल सही था, अंगूठी उसी के पास थी। उसको पकड़ लिया गया और कारागार में कैद कर लिया गया। राजा अकबर बहुत खुश हुए। कहानी से शिक्षा।
एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। कहानी 8। एक ठंड के मौसम की सुबह थी। राजा अकबर और बीरबल सैर कर रहे थे। उसी वक्त बीरबल के मन में एक विचार आया और वो राजा अकबर के सामने बोल पड़े। एक आदमी मनुष्य पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनते ही अकबर ने पास के झील के पानी में अपनी उंगलियों को डाला और झट से निकाल दिया, पानी बहुत ही ठंडा होने के कारण। अकबर बोले, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के लिए पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, मैं किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर ढूंढ लूंगा। यह सुनते ही अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इस प्रकार के किसी मनुष्य को हमारे पास लेकर आओगे और वह यह कार्य करने में सफल हो गया तो हम उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अगले ही दिन बीरबल खोज में लग गए और उन्हें ऐसा आदमी मिल गया जो बहुत ही गरीब था और 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उस झील के पानी में पूरी रात खड़े रहने को राजी हो गया। वह आदमी झील के पानी में जाकर खड़े हो गया। राजा अकबर के सैनिक भी उस गरीब मनुष्य को रात भर पहरा देने के लिए झील के पास खड़े थे। वह पूरी रात उस झील के पानी में गले तक खड़ा रहा। अगले दिन सुबह उस आदमी को दरबार में राजा अकबर के पास लाया गया। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम पूरी रात कैसे इतने ठंडे पानी में अपने सर तक डूब कर रह पाए? उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर में कहा, हे महाराज, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए एक दीप को रात भर देखता रहा, जिससे कि मेरा ध्यान ठंड से दूर रहे। अकबर ने यह सुनते ही कहा, ऐसे व्यक्ति को कोई इनाम नहीं मिलेगा जिसने पूरी रात मेरे महल के दीप की गर्माहट से ठंडे पानी में समय बिताया हो। यह सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और बीरबल से उसने मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। जब राजा परेशान हुए तो उन्होंने अपने सैनिकों को उनके घर भेजा। जब सैनिक बीरबल के घर से लौटे तो उन्होंने राजा अकबर से कहा कि जब तक बीरबल की खिचड़ी नहीं पकेगी वह दरबार में नहीं आएंगे। राजा कुछ घंटों के लिए रुके और उसी दिन शाम को वह स्वयं बीरबल के घर गए। जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ लकड़ियों में आग लगाकर नीचे बैठे थे और कुछ 5 फीट ऊपर एक मिट्टी के एक कटोरे में खिचड़ी पकाने के लिए लटका रखा था। यह देखते ही राजा और उनके सैनिक हंस पड़े। अकबर बोल पड़े, यह खिचड़ी कैसे पक सकती है जबकि चावल से भरा कटोरा तो आग से बहुत दूर है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर कोई आदमी इतनी दूर से एक दीपक की गर्मी से पूरी रात झील के ठंडे पानी में समय बिता सकता है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को उसका इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया। कहानी से शिक्षा। जीवन में दूसरे लोगों की मेहनत परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए और हर किसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। कहानी 9। बादशाह अकबर को पहेलियों सुनाने का बड़ा शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राज दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौत छुरी से काटे आप हिंग, अर्थ तासु ना हिंदूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर हो, तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? फौरन जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए एक मकान देखकर वह उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में चूल्हे पर एक लड़की खाना बना रही है। बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? आप देख तो रहे हैं कि मैं बेटी को पका रही हूं और मां को जला रही हूं, लड़की बोली। लड़की की बात बीरबल को समझ नहीं आई। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं,
लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोलमोल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने सोचा चलो इसकी माँ ने बारे में ही पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बीरबल की आवभगत की, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद बीरबल ने लड़की से पूछा, तुम्हारी सारी बातें पहेलियों में थी, अब मुझे उसका अर्थ भी समझा दो। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा था कि मैं बेटी को पका रही हूं और मां को जला रही हूं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मेरी माँ एक के दो कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे माँ उस समय दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है, उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उसे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनमें निवास करने वाले मनुष्य खरबूजा है। मृत्यु आने पर वह अपने आप ही मर जाता है, जैसे गर्मी में मां पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राज दरबार जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली बूझी थी। अकबर खुश हुए। उन्होंने तारीफ के साथ ही बीरबल को इनाम दिया। कहानी 10। बीरबल बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार था। दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो यह पद पाने की लालसा रखते थे, इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाने या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास किया करते थे। एक दिन कुछ दरबारी अकबर के पास पहुंचे और कहने लगे, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सभी दरबारी खुशी खुशी राजी हो गए। अकबर ने अपने कमर में पहना हुआ कपड़ा उतारा और जमीन पर लेट गए। फिर दरबारियों से कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक ढककर दिखाओ। पढ़े, शिकार और दहेज, अकबर बीरबल का किस्सा। कपड़े की लंबाई मात्र कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को उस कपड़े से सिर से लेकर पैर तक ढकने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सबके हार मानने के बाद अकबर ने बीरबल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आया और अकबर के पास आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घुटने थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने वैसा ही किया। उसके बाद बीरबल ने उस कपड़े से अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबारी अवाक रह गए। अकबर उठा खड़े हुए और बोले, अब वो सामने आए जो खुद को मुख्य सलाहकार पद के योग्य समझता है। प्रश्न सुनकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने कभी अकबर का मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा।